नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज मेरे खास मेहमान हैं मोदी सरकार में नए नए मंत्री चुने गए मुख्तार अब्बास नकवी। स्वागत है आपका। शुक्रिया। कई लोग कह रहे थे कि तो आपको पहली दफा ही बना देना चाहिए था मंत्री, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नहीं, जो भी जिम्मेदारी हमें पहले चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, और अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की। तो पार्टी में जब भी जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे संकल्प के साथ और उसमें सफलता मिले उस लक्ष्य के साथ हमने हमेशा। कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि मोदी सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व काफी कम है। आपको लगता है कि आपको मंत्री बनाकर नजमा हेपतुल्लाह के साथ उस एक कमी को पूरा करने की कोशिश की गई? देखिए राहुल जी, एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो पिछले 6 दशकों की सियासत रही है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पिछड़ा, अगड़ा, दलित, इसके खाने में बांध करके सियासत करने वाले लोगों ने उस समाज को राजनीति का बंधुआ बना लिया, राजनीतिक बंधक बना लिया। और ये जो बंधक बनाया, उस बंधक बना करके पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन किया। ऐसा है नहीं। आप देखें, चौधरी बीरेंद्र सिंह को लाए गए क्योंकि आपने एक पंजाबी को चीफ मिनिस्टर बनाया। हरियाणा का जाट खफा थे तो आपने एक जाट को बनाया। बिहार में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, आपने रामकृपाल यादव को बनाया। उम्मीद है कि यादव वोट बैंक लालू का टूटेगा। तो जात को कंसिडरेशन में तो रखा गया है। आप नहीं कह सकते कि राजनीति के परे है, जात के परे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये जरूरी है कि समाज के सभी हिस्सों को ये लगना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व सरकार में है। लेकिन सरकार के विकास की सोच जो है वो सबके साथ सबके विकास की है। और हम जब कहते हैं कि तू सियासत में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तो हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो जो हाकिम होता है उसको सबके साथ सबके विकास के संकल्प के साथ काम करना होता है। जो हाकिम होता है, आखिरी आदमी, जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ आदमी है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए, वो काम करने की जरूरत। एक जो वायदा था मोदी सरकार का वो था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। 22 मंत्री आज बन गए, 46 मंत्री पहले थे। कांग्रेस के लोग पूछ रहे कहाँ गया वादा? देखिए, कांग्रेस के भाई, कांग्रेस के मित्रों के पास जो है वो मुद्दों का टोटा और अकाल पड़ा हुआ है। आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ। देखिए, मिनिमम जब गवर्नेंस की बात, मिनिमम गवर्नमेंट की बात होती है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम जो फिजूल खर्ची है उस दिशा में, उस पर हम कंट्रोल करेंगे, और की गई है एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कि इस पिछले 5 महीनों के सरकार के काम के लेखे जोखे को देखें आप, तो आज लोगों का ये विश्वास कायम हुआ है कि पिछले 10 सालों और उससे कुछ पहले भी जो देश में एक माहौल था, एक पॉलिसी पैरालिसिस थी, एक तरह से करप्शन का, कुशासन का माहौल था, चौतरफा जो है वो लोग परेशान थे, हर मुद्दा जो है वो सरकार के हाथ से बाहर निकल चुका था। आज सरकार उस पर तेजी के साथ काम कर रही है। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब नकवी साहब ये भी है कि हम ज्यादा मंत्री नहीं बनाएंगे, बड़ी टाइट सरकार रहेगी जैसे गुजरात में थी। लेकिन आज का कैबिनेट एक्सपेंशन ये दिखाता है कि गुजरात में ये कहना आसान है, गुजरात में कहना संभव आसान है, करना आसान है, लेकिन जब आप देश में आते हैं आपको हर क्षेत्र की, हर जात की, हर किस्म के समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनको भी ख्याल में। देखिए, हम जब सामाजिक विस्तार की बात करते हैं, हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, देखिए ये देश जो है वो समाज में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। और कुछ लोगों ने बांटा भी शुरुआत में। लेकिन मोदी जी की सरकार ने कभी जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर सियासत की नहीं। और उसी का नतीजा था कि पिछले 3 दशकों के बाद आज जो है, जो मोदी जी की सरकार है, वो सरकार न केवल पूर्ण बहुमत की सरकार है बल्कि लोगों के पूर्ण विश्वास की सरकार है। और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज जो है वो सरकार परफॉर्म कर रही है। आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, हर क्षेत्र में सरकार ने एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलाल थे, जो पावर कॉरिडोर में सत्ता के दलाल घूमते थे और लगता था सरकार कोई आएगी, चलाएंगे तो हम, तो वो सत्ता के दलाल आज गायब हो गए, दुकानें अपनी बंद कर दी उन्होंने, और वो कोई सुरक्षित ठिकाना देख रहे हैं। तो इससे जो है दर्शाता बेशक, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन ये दिखाता है कि लोकसभा में आपके पास ऐसे सांसद ही नहीं है जिनमें वो मादा है जिनको मंत्री बनाया जा सके। चारों जो कैबिनेट मंत्री बने वो राज्यसभा के हैं। बाहर से आप लोगों को ला रहे हैं। एक बेचारे मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी के खिलाफ उनकी अपनी कुर्सी छुड़वा दी, एक को आप शिवसेना से पोच करके लेके आ गए। आप क्या सांसद ही नहीं है जिनको मोदी बना दे मंत्री? अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि हम 300 मंत्री बनाएं? अभी या तो आप कहेंगे इतना बड़ा मंत्रिमंडल। हमारे सभी सांसदों में काबिलियत भी है, क्षमता भी है, काम करने में उनकी ताकत भी है, और वो जो मौका मिलेगा तो करेंगे भी।
लेकिन उनमें से कुछ लोगों को ही मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बाहर से क्यों ला रहे हैं? मनोहर पर्रिकर को गोवा से खींच के लाना पड़ा। मेरी उनसे बातचीत, उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा मुझे सूट नहीं करती, मुझे तो पसंद ही नहीं है तुम्हारा शहर। नहीं, दिल्ली की हवा जब मोदी जी सत्ता में आए हैं उसके बाद दिल्ली की हवा बदल गई है और दिल्ली की हवा साजगार हो गई है, खूबसूरत हो गई है और काम करने वाली हो गई है। तो जो भी काम करने वाले लोग हैं, मोदी जी ने उनको चुन चुन करके यहाँ पर अपने जिम्मेदारी देने की एक बड़ा फैसला हुआ सुरेश प्रभु को शिवसेना से तोड़ते हुए आप अपनी सरकार में ले आए, अपनी पार्टी में ले आए, आज वो बीजेपी के मेंबर भी बन गए। क्या जरूरत पड़ी थी आपको? बीजेपी में कोई नहीं मिला? देखिए, सुरेश प्रभु साहब एक बहुत काबिल व्यक्ति हैं और देश को उनके अनुभव की ज़रूरत है। इस बात को नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से समझते हैं। हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते कि वो किस पार्टी में थे और किस पार्टी में, आप ही के सहयोगी दल में थे। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर एक अच्छी प्रतिभा, नरेंद्र मोदी जी उस प्रतिभा को एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं, देश में जो तमाम तरह के संकट हैं उसके समाधान के लिए देना चाहते हैं, अगर एक कैपेबल व्यक्ति को एक जिम्मेदारी देते हैं तो निश्चित तौर पर ये स्वागत का विषय नहीं। तो अब सुरेश प्रभु तो आ गए, शिवसेना ने कह दिया कि हम तो ऑपोजिशन में रहना चाहते हैं, हम आपकी सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्या ये मतलब निकाला जाए कि बीजेपी और शिवसेना का जो 25 साल पुराना रिश्ता था आज के बाद वो खत्म? देखिए, हम इस बात को, कोई भी रिश्ता खत्म नहीं होता और कभी भी कोई रिश्ता जो है वो एकदम परमानेंट नहीं होता सियासत में। इसलिए जो है वो रिश्ते सबसे ज़्यादा परमानेंट होते हैं राजनीतिक पार्टियों की जनता से। अगर हम लोगों के साथ कितने मजबूत और कितनी ईमानदारी के साथ रिश्ता बना के चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, क्योंकि अब आपको महाराष्ट्र में निर्भर रहना पड़ेगा एनसीपी पर, वो पार्टी जिसको पीएम ने कहा कि नेचुरली करप्ट पार्टी है। अब वही नेचुरली करप्ट पार्टी आपके साथ बिस्तर पर बैठी हुई है, दोनों मिलकर चला रहे हैं महाराष्ट्र। देखिए राहुल जी, हमने जो है वहाँ सरकार बनाई है। सरकार जो है वो सरकार की स्टेबिलिटी, सरकार गुड गवर्नेंस के साथ, सुशासन के साथ चले। और हमने जब महाराष्ट्र, आपको मंजूर है एनसीपी से सपोर्ट लेना? नहीं, हमने कहा कि सपोर्ट ले, आप ले ही रहे हैं सपोर्ट। हमने कहा शिवसेना आपका विरोध करेगी 12 तारीख को, जब विश्वास मत होगा महाराष्ट्र विधानसभा में, एनसीपी आपके पक्ष में वोट डालेगी। क्या मतलब हुआ इसका? अब आने दीजिए। नहीं, पर यही होगा 12 तारीख को, यही होगा। नहीं, और कुछ हो ही नहीं सकता। 12 को अगर आप देखेंगे, कुछ हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं ऐसा कोई, बीजेपी को ये एक्सप्लेन करना होगा कि आखिरकार क्या मजबूरी हुई, क्या डील हुई पर्दे के पीछे, कोई ऐसा कि आपने एनसीपी का सपोर्ट क्यों लिया। कोई ऐसा अनैतिक काम नहीं होगा, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा संकल्प था, हमारा संकल्प है कि हमने जिस तरह से महाराष्ट्र को कुशासन और करप्शन से मुक्त कराया है और एक सुशासन का स्वर्णिम युग शुरू किया है, उसको हम कायम रखेंगे। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और ओम माथुर का, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में वादा था कि हम एनसीपी के खिलाफ जितने भी भ्रष्टाचार के केस हैं उन सब की हम तहकीकात करेंगे। जब वही एनसीपी आपका साथ दे रही, श्रीमान, आप कैसे कर सकते हो उनके खिलाफ? एनसीपी डीसीपी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। करप्शन कहीं पर भी है, कहीं पर भी है, किसी स्तर पे भी है, किसी के अंदर है, और जनधन की लूट कहीं पे भी हुई है, तो उसको न तो छूट दी जाएगी और उसका कौड़ी, लोग आपका सहयोग दे रहे हैं, कौड़ा और कौड़ी और आने पाई का हिसाब किताब होगा, उनको छूट नहीं होगी। आज ना प्रकाश सिंह बादल ना सुखबीर बादल राष्ट्रपति भवन में थे जब आप शपथ ले रहे थे। बीजेपी के पंजाब के नेता कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा भविष्य में, कुछ भी हो सकता है। जो शिवसेना के साथ हुआ, क्या वकाली के साथ होगा? देखिए, पहली बात ये कि जब पहला मंत्रिमंडल का बना था और ओथ सेरेमनी हुई थी तो उसमें सब लोग थे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश भर से सबको इनविटेशन गया, सबको बुलाया गया। उसमें जो चंद्रबाबू नायडू थे वहाँ पे, हाँ, वसुंधरा राजे थी वहाँ। मैंने इसीलिए कहा ना कि सभी लोग आ जाए, ये तो संभव। दोनों बाप बेटे दोनों गायब थे। नहीं, ऐसे टाइम पर जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता, नहीं वो तो मंत्री थी तो आएंगी, अगर आप, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरियाणा में अब कह रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, हम मिल के लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, इसका कुछ पता नहीं। क्या मतलब निकाल? देखिए, ये तो जब चुनाव, अभी वक्त है, जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा, हमारे पास हमारी वो एलआई है, हमारे वो सहयोगी हैं और हमारे बहुत पुराने और बहुत ही, जैसे शिवसेना थी, बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी जैसे शिवसेना। इसलिए आने वाले दिनों में पार्टी और किस तरह से निर्णय करेगी, क्या करेगी, अभी से हम उसकी संभावनाओं पर बात करें। खारिज नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। हमने कहा हमारे वो सहयोगी थे, सहयोगी है और हमें उम्मीद है सहयोगी रहेंगे। लेकिन अब आगे आप कह रहे हैं कि अभी आगे क्या संभावना है, हम कभी नहीं चाहते थे कि शिवसेना से संबंध। क्या बीजेपी एकला चलो की दिशा में अब आगे बढ़ने लगी है कि पार्टी को लगता है कि हम बहुत मजबूत हो गए हैं, मोदी की हवा है, हम मोदी के दम पे हर जगह जीत जाएंगे, हमें सहयोगी नहीं चाहिए? देखिए, एक कह दीजिए ना ऐसे। एक चीज तो समझिए आप, जुगाड़ और जोड़ तोड़ की राजनीति का एक दौर था, वो खत्म हुआ है।
लोग जो है वो स्पष्ट जनादेश, एक जवाबदेह सरकार, एक जिम्मेदार सरकार के प्रति लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलाइज जो हैं आपके, खासतौर से अकाली पंजाब में, उनके चक्कर में आपको लोकसभा में भी नुकसान हुआ, अब वो बोझ बन गए आपके लिए, लाइबिलिटी बन गए। देखिए, अगर हम जो है गठबंधन की विश्वसनीयता किसने कायम की? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बीजेपी दौर अलग था। नहीं, अभी भी दौर वही है। वाजपेयी जी का दौर अलग था, मोदी जी का दौर अलग। मोदी जी गठबंधन और साथ ही साथ जो फेडरल सिस्टम है हमारा, जो संघीय ढांचा है, उसके प्रति वो बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत ईमानदार हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज मोदी जी का जो का विश्वास है लोगों में, लोगों के अंदर जो उनके नेतृत्व के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी है, मोदी जी को लेकर लोगों में जो विश्वास जगा है, उसके आधार पर आप अकेले पंजाब में चुनाव जीत सकते हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। जब पंजाब का चुनाव आएगा तो आपसे हम राहुल जी बात करेंगे। अभी तो हम देश के जो मूड और माहौल है उस पर बात कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज की तारीख में अकाली दल हमारा साथी है। आज अकाली दल के साथ हम चुनाव में पिछले भी लड़े थे, उससे पहले का भी लड़े थे, और निश्चित तौर से हम चाहेंगे कि हमारे जो इतने विश्वसनीय साथी सहयोगी हैं वो रहें हमारे साथ। देखिए, हमें पूर्ण बहुमत मिल गया था, हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम सहयोगियों को लेकर के और सरकार चलाएं, लेकिन हमने पूर्ण बहुमत के बावजूद भी जो साथी मतलब तो संदेश ये है कि आप आएँ, हमारी शर्तों पर आए, हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन हमारे साथ आप सौदेबाजी ना करें। आप कह रहे हैं कि शिवसेना के साथ जो हुआ उससे यही संदेश निकलता है। देखिए, सौदेबाजी ना हमें करने का पसंद है और ना कोई और करे, इसमें तो विश्वास की जरूरत है। गिरिराज सिंह को मंत्री क्यों बनाया गया? हाल ही में उनके घर से 1 करोड़ से ज्यादा नकद कैश बरामद हुई। उन्होंने चुनाव के दौरान एक बयान दिया कि जो मोदी से नफरत करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। ऐसे शख्स को आखिरकार मंत्री क्यों बनाया? देखिए, गिरिराज सिंह जी पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। एक चीज़, पैसा किसका था ये जो मिला उनके घर? नहीं, मैं बताता हूँ। गिरिराज जी शुरू से पार्टी के लिए काम करते रहे। वो सब हम जानते हैं। वो पैसा किसका था जिसको 1 करोड़ से ज्यादा मिला? हाँ, वही नहीं, अब तो तहकीकात में क्या हुआ? तहकीकात में यही हुआ, एक्सप्लेन हुआ। उनके, मैं पूरा डिटेल नहीं जानता, उनके भाई जो ठेकेदारी वगैरह कहीं करते हैं उनका पैसा था। हाँ, वो और 20-25 लाख था, बाकी के 75 लाख नहीं, वो सारा के सारा था। उसके सारे अब वहाँ पे तो सारी की जो सरकार है उसने उसकी जांच कर ली है, और जांच के बाद उनको क्लीन चिट मिली है। नहीं, ये तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं। हाँ, पुलिस ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है उनको। नहीं, क्लीन चिट है उनको गिरिराज जी पर किसी तरह का कोई भी इस संबंध में आरोप नहीं है। चलिए, आपको पता चला कि क्या मंत्री बन रहे हैं गिरिराज जी? आप? मैं तो जो सरकार, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन प्रधानमंत्री का दबदबा, जो प्रधानमंत्री काम पर विश्वास करते हैं, उनकी टीम का हिस्सा है। तो इससे ज़्यादा गर्व और इससे ज़्यादा मतलब कि सिर्फ पीएम है जो बैटिंग करेंगे, आप लोग सिर्फ फील्डिंग के लिए? हमारे टीम के कैप्टन है, और वो एक ऐसा कैप्टन है जो परफॉर्म करने पर विश्वास करता है। तो आपको मिलेगा बैटिंग का मौका कि नहीं? बिल्कुल। हम लोग, देखिए, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। हमें जो है वो सफाई अभियान में झाड़ू लगाने का मौका मिलेगा तो झाड़ू लगाएंगे। देखा ही को सफाई अभियान कैसे चल रहा था। लोग पहले आके कूड़ा सड़क पर उलट रहे हैं, फिर बीजेपी के नेता जाके उसी कूड़े को सफाई। आपने देखा होगा सतीश उपाध्याय का क्या हुआ था? वो जो भी था वो गलत था। अगर सही है तो वो नहीं होना चाहिए। तस्वीरों पे देखिए, क्या है, मीडिया का युग, तमाशा बना दिया आपने स्वच्छ भारत को। मीडिया का युग है, और जो लोग भी इस तरह का करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सफाई अभियान का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, सफाई अभियान की गंभीरता। और आज मैं बताऊं कि आज सफाई अभियान को लोगों ने विश्वास के साथ लेना शुरू किया है, यकीन करना शुरू किया है, और उसको जो है वो लोगों ने जीना शुरू किया है। आप देखें, ट्रेनों में, घरों में लोग ध्यान रखते हैं कि फेंके ना। बहुत अच्छी सोच से बना है ये स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन इसको फोटो अपॉर्चुनिटी में तब्दील नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात सही। ये तस्वीरों में आने के लिए वहाँ पे जो कचरा है उसको उलेट दो, फिर उसको आके साफ कर दो, ये तो गलत। सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी का में तब्दील नहीं होना चाहिए, वो एकदम जो है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के तब्दील होना चाहिए जिससे देश साफ हो सके। चलिए, बड़ा मौका आपको मिला है, देखते हैं कि आप क्या बैटिंग करते हैं, कितने रन बनाते हैं, उस पर हमारी नजर होगी। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एक बार फिर से आपको मुबारकबाद, और हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थी मुख्तार अब्बास नकवी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए